मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। इस इच्छा को मैंने ज़रूर ज़ाहिर किया है कि सांसद बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मेरे लिए विधायक की भूमिका होगी, जहां अपने राज्य में रहकर मैं अपने राज्य के लिए मैं ज़्यादा कार्य कर सकूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं धरातल पर उतार सकूं। जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो निरंतरता में इस तरीके की बयानबाजी करते हैं ताकि एनडीए के घटक दलों के बीच किसी तरीके का विवाद उत्पन्न हो, एक दूसरे के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो। कांग्रेस और इनके तमाम घटक दल जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं पर जिस तरीके से ये लोग आरोप लगाते हैं, ये सही नहीं है। फर्स्ट बिहार और बिहारी फर्स्ट, ये जो नारा है, ये नारा खासा असर दिखा था बिहार के लोकसभा चुनाव में और बिहार की राजनीति में भी इसका खासा असर दिखता है। और इसका जो उपयोग है, इसका जो असर है इस पर एलजेपी-आर पार्टी पर, जी हाँ, अब चिराग पासवान के नेतृत्व की पार्टी है। एलजेपी-आर ने इसका पूर्ण जोर तरीके से फ़ायदा उठाया और फ़ायदा इस तरीके से उठा कि उनका जो स्ट्राइक रेट है भारत की राजनीति में 100% के स्ट्राइक रेट के साथ उतरे हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और बात करें कि अब की 2025 के बिहार की राजनीति में किस तरीके का भूचाल आने को है, तो जी हाँ, बड़ा भूचाल आने को है। एक तरफ जहां पर एनडीए खेमा है, इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ जन स्वराज भी अब खड़ी हो चुकी है। त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है 2025 चुनाव में। और इसी बीच में चिराग पासवान, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने बड़ा बम फोड़ दिया है। पहले तो उन्होंने सीधा कटाक्ष किया है जो विपक्ष पर, जो कि आए दिन सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री के महिला संवाद यात्रा को लेकर के। और साथ ही साथ में उन्होंने घोषणा कर दी है कि पार्टी आपस में विचार करने जा रही है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो किस तरीके से और किस रणनीति से उतरेंगे। और उन्होंने बातों बातों में ये स्पष्ट कर दिया है कि एलजेपी-आर तैयार है। पहले आइए बिना वक्त गवाए हुए देखते हैं वीडियो में क्या कुछ कहना है चिराग पासवान जी का और क्या नज़रिया है उनका बिहार विधानसभा को लेकर के, विपक्ष को लेकर के, और साथ ही साथ में मुख्यमंत्री जो यात्रा करने जा रहे हैं उस पर। देखिए, मैं मानता हूं कि इस तरीके से चेयर के ऊपर टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। और कांग्रेस और इनके तमाम घटक दल जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं पर जिस तरीके से ये लोग आरोप लगाते हैं, ये सही नहीं है। आप अराजकता के माहौल में आप नहीं जी सकते हैं। आपको संस्थाओं पे यकीन करना होगा। जांच एजेंसीज हों, चुनाव आयोग हों, एक के बाद एक हर किसी पर इन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया। और अब जिस तरीके से चेयर के ऊपर भी ये सवाल उठा रहे हैं, ये कतई जायज नहीं है। वो एक संवैधानिक पद है जो संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए निर्णय लेने का कार्य करता है। ऐसे में जब आप उस चेयर के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, ये कतई उचित नहीं है। आप चुनाव को लेकर आप टिप्पणी करते हैं, चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी करते हैं, जिन राज्यों में आपकी सरकार बनती है वहां पर आप चू नहीं करते, बट जहां आपकी सरकार नहीं बनती वहां पे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते आप नहीं थकते। अगर आपको विश्वास ही नहीं है चुनाव आयोग पर या ईवीएम के द्वारा, तो आप बताइए ना, फिर आप लोगों ने झारखंड में इतना भव्य शपथ ग्रहण का समारोह क्यों किया? मना कर देते हैं। महाराष्ट्र में तो आप लोग यही सवाल उठा रहे हैं ना। तो अगर महाराष्ट्र में ईवीएम से चुनाव हुए वो गलत है, तो झारखंड में ईवीएम से चुनाव हुए वो सही कैसे हैं? कल प्रियंका गांधी जी जब सदन में बोल रही थी, वो भी इसी ईवीएम के परिणाम से जीत कर आई हैं और उसके बाद वो बैलेट पेपर की वो मांग कर रही हैं। तो जहां पे परिणाम आपके पक्ष में आए वो सही। अगर इतना ही है तो आप हिम्मत दिखाइए, जितने आपके सांसद, जितने विधायक हैं जो ईवीएम के माध्यम से जीते हैं, सबका इस्तीफा करवाइए। पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट होकर बोले कि हमें नहीं इस व्यवस्था पे यकीन, हम सब इस्तीफा दे रहे हैं। आज ही घोषणा कर दीजिए कि अगले किसी भी विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव जो ईवीएम के द्वारा कराए जाएंगे, हम उन चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। पर ऐसा नहीं करेंगे। आपको सत्ता का सुख भी भोगना है जिन राज्यों में आपके पक्ष में परिणाम आए हैं, संसद में भी आपको जाना है, विधानसभा में भी आपको जाना है। पर उसी संसद और विधानसभा में खड़े होकर जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप चुनकर आए हैं, उसके ऊपर आपको उंगली भी उठानी है। बोलिए मुझसे बेहतर। ये बात तो खैर सही है। ये तो सभी जानते हैं कि भाई राहुल जी थोड़ा सा बोलने के मामले में कमजोर हैं, प्रियंका जी उनसे बेहतर देती हैं, बट भाषण देने की शैली से ज्यादा कंटेंट क्या है वो मायने रखता है। आप उनमें किन बातों को उठा रहे हैं, किन तथ्यों को आप रख रहे हैं। जब संविधान पे चर्चा हो रही है तो कांग्रेस के नेता क्यों नहीं उस काले अध्याय को याद करते हैं जब इन्हीं के नेता के द्वारा
इन्हीं के प्रधानमंत्री के द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया था। आज जो लोग संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, उस वक्त क्या संविधान की हत्या नहीं की गई थी? सही मायनों में अगर लोकतंत्र की हत्या आजादी के बाद कभी की गई है तो सन 75 में आपातकाल लगाकर ही की गई थी, और उसके बाद उसी संविधान की दुहाई देते रहना और जो विषय है उसके अलावा दुनिया भर की राजनीति करना, अगर ये आपका आधार है भाषण देने का, तो उससे मैं कतई सहमत चिराग नहीं। पासवान विधायक कब बनेंगे? ये इच्छा मैंने जरूर जाहिर की है। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। इस इच्छा को मैंने जरूर जाहिर किया है कि सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण एक मेरे लिए विधायक की भूमिका होगी, जहां अपने राज्य में रहकर मैं अपने राज्य के लिए मैं ज्यादा कार्य कर सकूं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं धरातल पर उतार सकूं। ये फैसला आने वाले दिनों में पार्टी को ही लेना है, बट मैं पूरी तरीके से नीतीश कुमार के बाद एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है बिहार में सीएम पद के। नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं मानता। फिलहाल आज की तारीख में एनडीए गठबंधन का अगर आप जिक्र करें तो चेहरा पूरी तरीके से हम लोग का स्पष्ट है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है, और मैं मानता हूं, मेरा पूरा विश्वास है कि अगले साल इस समय जब आप लोगों के साथ पुनः एक ऐसी प्रेस वार्ता हो रही होगी, तब तक मेरे मुख्यमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। उनके बाद तो कोई चेहरा नहीं है चिराग। चेहरा गठबंधन दल ये तैयार करते हैं। मैं मानता हूं आज की तारीख में गठबंधन पर बिहार की जनता का विश्वास है, और उस गठबंधन का नेतृत्व फिलहाल बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं, और वही चेहरा होंगे और वही अगले मुख्यमंत्री भी चिराग एक निजी चैनल पर साक्षात्कार देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार को डुबोया है, उसी तरीके से चिराग पासवान को भी डुबो देगी। देखिए, वो उनका ये प्रयास हमेशा रहता है कि किस तरीके से गठबंधन के बीच दरारें पैदा की जा सके। जितने भी विपक्ष के दल हैं और जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वो निरंतरता में इस तरीके की बयानबाजी करते हैं ताकि एनडीए के घटक दलों के बीच किसी तरीके का विवाद उत्पन्न हो, एक दूसरे के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो। इस तरीके की भूमिका उन्होंने विपक्ष ने हमेशा निभाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये उनका अपना अनुभव रहा है। जिस तरीके से सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के बीच ही जितने भी घटक दल हैं, उन्हीं में विश्वास नहीं है। एक दूसरे की टांग खींचने के लिए जो लगातार तत्पर रहते हैं। राहुल जी अभी जिस पद पर बैठे नहीं हैं, उस पद से उनको कैसे हटाया जा सके, और ममता बनर्जी जी वहां पर जाकर बैठ जाएं, इसके लिए प्रयास चल रहा है। तो अविश्वास का माहौल जिस तरीके से आप बिहार में ही देख लीजिए, कांग्रेस और राजद के बीच में अविश्वास का माहौल नहीं है। जहां एक तरफ राजद का कांग्रेस के साथ यहाँ पे गठबंधन है, वहीं उनके वरिष्ठ नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा ये बयान देते हैं कि ममता बनर्जी जी को इस गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। तो जो दरारें उनके बीच में हैं, उन्हीं दरारों को वो एनडीए गठबंधन के भीतर भी देखना चाहते हैं, क्योंकि उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एनडीए गठबंधन के तमाम पांचों घटक दल इतनी सहजता के साथ एक दूसरे के साथ कैसे हैं। मैं मानता हूं कि अभी कुछ दिन पहले संजय झा जी के यहाँ जो डिनर हुआ है, उसको लेकर भी ये व्याकुलता है, क्योंकि ये लोग हमेशा चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारे बीच में कोई दरारें पैदा हो। पर मैं उनको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, मेरे विपक्ष के तमाम साथियों को, कि उनकी इन बातों का कोई असर एनडीए के घटक दलों के ऊपर नहीं होने वाला। एक साथ एकजुटता के साथ हम लोग चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं और इसको जीतने जा रहे हैं। देखिए, दिक्कत ये होती है कि जो लोग जनता के बीच जाते नहीं है ना, उनको इस बात की शिकायत दूसरों से रहती है कि क्यों वो जनता के बीच जा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य ने मौजूदा मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरीके से टिप्पणी की है, जहां वो टिप्पणी अपने में एक तरह निंदनीय है, शर्मनाक है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रदेश के लोगों से मुलाकात की यात्रा के ऊपर लगातार इस तरीके से प्रहार करना, ये आपकी घबराहट को दर्शाता है। क्योंकि हकीकत है ये कि जब तक ये लोग सत्ता में रहे थे, कभी इन्होंने जनता से संवाद करना या जनता के बीच जाना जरूरी नहीं समझा। जब जब ये या इनके परिवार के सदस्य सत्ता में आते हैं, तो अहंकार इतनी चरम सीमा पर होता है कि जनता के बीच जाना तो दूर, जनता के लिए दरवाजे भी इनके बंद रहते हैं। ऐसे में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इस यात्रा के भय से, ये डर का ही परिणाम है कि एक के बाद एक
जहां व्यक्तिगत टिप्पणियां मुख्यमंत्री जी के ऊपर की जा रही हैं, जहां अशोभनीय टिप्पणियां उनके ऊपर की जा रही हैं, तो ये बेफिजूल के आंकड़े डाटा निकाल के दिखाए जा रहे हैं। क्या इससे पहले जब इनके परिवार के सदस्य इस पद पर थे और वो लोग जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो क्या उस पर खर्चा नहीं आता था? ये एक व्यवस्था का हिस्सा है, पर इसको इस तरीके से प्रदर्शित करना, इसको इस तरीके से दिखाना आपकी घबराहट को दर्शाता है। आगामी विधानसभा में चुनाव, उपचुनाव ने दर्शा ही दिया। जिस तरीके से 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और एनडीए का 100% स्ट्राइक रेट रहा था इस उपचुनाव में, और उसमें तो कई सीटें ऐसी हैं जिसको ये लोग अपनी जागीर मानते थे। बेलागंज जैसी सीटें ये लोग सोचते थे कि हम लोग कभी इस सीट को हार ही नहीं सकते। जब ऐसी सीटें ये लोग हारे हैं तो इस बात की घबराहट इनके मन में इतनी ज्यादा है क्योंकि परिणाम इनको अब दिखाई दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि इन 4 उपचुनाव ने कम से कम इतना तो दर्शा दिया कि जो हम लोग का लक्ष्य है 225 सीटें जीतने का 2025 विधानसभा बिहार विधानसभा चुनाव में, उस लक्ष्य को हम लोग पार करने जा रहे हैं। और इसी बात से डर कर ये लोग बिना बात का विषय उठाने का प्रयास कर रहे हैं। राजसभा में देखी जाए, जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पे उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री जो ये यात्रा कर रहे हैं उसका पूर्ण तरीके से समर्थन करते हुए एलजेपीआर पार्टी नजर आ रही है। और साथ ही में उन्होंने विपक्ष पर तेजस्वी यादव को फिर से एक बार लपेटे में लिया है। इनकी जो खींचातानी है वो लोकसभा से चर्चा का विषय रही हुई है। कभी तेजस्वी यादव भारी पड़ते नजर आए हैं चिराग पासवान पे, तो कभी चिराग पासवान तेजस्वी यादव पे भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। और इसी में खींचातानी को बढ़ाते हुए अब ये जंग 2025 विधानसभा तक पहुंचने जा रही है, ये अब साफ हो चुका है। और उन्होंने एक स्पष्ट तौर पे ये भी संदेश दे दिया है बिहार वासियों को और सभी राजनीतिक दलों को कि वो बिहार की सेवा को प्राथमिकता देते हैं, बिहार की जनता को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनके लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। तो विधानसभा चुनाव में क्या एक बड़ा उलटफेर देखने मिल सकता है, एक बड़ा ट्विस्ट देखने मिल सकता है, जहां की एलजेपीआर जिसकी 100% स्ट्राइक रेट है, अगर सीटों का बंटवारा होता है तो कितनी सीटें मिलेगी एलजेपीआर को? क्या एलजेपीआर अगर जब सीटें पर उतरेगी तो क्या कितनी सीटें जीत कर निकालेगी? क्या ये स्ट्राइक रेट जो है उनका बरकरार रहेगा या टूटेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।